सर्जन जो हार्ट सर्जन जिंदल हॉस्पिटल हिसार, और मेरे साथ हैं मेरे कुलीग डॉक्टर नीरज मोंगा जो कार्डियक एनेस्थीसिया के हेड हैं जिंदल हॉस्पिटल में। आज इस प्रेस मीट का उद्देश्य एक जागरूकता बढ़ाना है लोगों के बीच में, जो दिल के संबंधित बीमारियां और उनके इलाज, उनकी उपलब्धता और ज़रूरत पड़ने पर कहां संपर्क किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए कि लोगों में एक मैसेज आए आप लोगों के माध्यम से कि ताकि समय पर लोगों को अच्छा, किफ़ायती, बढ़िया इलाज मिल पाए। कार्डियक सर्जरी की जैसे कि हिसार क्षेत्र हर चीज़ में आगे कदम बढ़ाता हुआ ये शहर बढ़ रहा है, आप सब इस चीज़ से अवगत हैं। इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में भी हिसार एक अग्रणी स्थान है इस हरियाणा राज्य में और इस एरिया में, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो और हरियाणा का हो। काफ़ी लोग दूर दराज के एरिया से इस शहर में इलाज लेने के लिए आते हैं। जैसे हमारी जो स्पेशलिटी है, हमारी ब्रांच है हार्ट सर्जरी से संबंधित जो ब्रांच है, ये पहले सिर्फ महानगरों तक सीमित थी। आपने भी सुना होगा कि जी बाईपास ऑपरेशन कराना है तो महानगरों के किसी भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता था या फिर बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और लोगों की जागरूकता हो रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, तो ये अब हमारे हिसार जैसे शहर में भी काफ़ी समय से उपलब्ध है। मैं यहाँ जिंदल हॉस्पिटल में करीब 3.5 साल से हूँ। उससे पहले मैं PGIMS रोहतक में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से मैंने जिंदल हॉस्पिटल के साथ जुड़ा था। डॉक्टर नीरज मोंगा हैं, पहले दिल्ली में के मैक्स हॉस्पिटल में थे, वहाँ से ये जिंदल हॉस्पिटल के साथ जुड़े थे और हमारी पूरी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ पे टीम है। अभी पिछले दिनों हमने पिछले 3 साल में यहाँ पे करीब 1000 सफल ओपन हार्ट सर्जरी का जो अचीवमेंट है वो किया है। पिछले 3.5 साल में हमने करीब 1000 ओपन हार्ट सर्जरी की है, जिनमें मुख्यतः दिल के बाईपास ऑपरेशन, बच्चों के दिल के छेद के ऑपरेशन, दिल की जो जटिल वाल्व बदलने की प्रक्रिया, फेफड़ों के ऑपरेशन, हाथ पैर की खून की बंद नसों के ऑपरेशन, ये हमने यहाँ पे विकसित किए हैं जिंदल हॉस्पिटल में। क्योंकि जिंदल हॉस्पिटल में उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का बना के दिया कि हम इस चीज़ को यहाँ पे विकसित कर पाएँ। इसके भी आगे जाते हुए हमने डॉक्टर साहब ने और हमारी टीम ने पिछले 3 साल में हमने यहाँ पे छोटे चीरे से दिल के ऑपरेशन भी विकसित किए हैं। करीब 30 से 40 के करीब हमने छोटे चीरे के द्वारा दिल के वाल्व बदलने के ऑपरेशन, दिल के छेद के ऑपरेशन और बाईपास ऑपरेशन की सुविधा को विकसित किया है नई तकनीक के साथ। पिछले कुछ दिनों से हमने महाधमनी, जो हमारे शरीर में मुख्य खून नली होती है, जो दिल से निकलती है और सारे शरीर में खून लेके जाती है, उसके ऑपरेशन की भी शुरुआत की है। करीब इस कड़ी में हमने 8 से 10 ऑपरेशन किए हैं। इससे पहले इसके लिए सिर्फ बड़े महानगरों के हॉस्पिटल जैसे मेदांता है, वहीं लोगों को जाना पड़ता था और काफ़ी महंगा था। जो महाधमनी का ऑपरेशन है वो एक ऑपरेशन करने में करीब 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता था। हमने जिंदल हॉस्पिटल के प्रशासन के साथ मिलके इस इलाज को काफ़ी कंट्रोल किया और आज हमने जो पिछले ऑपरेशन किए करीब 4.5 से 5 लाख में सारा दवाइयों का, ऑपरेशन का सारा सामान लगा के हमने पेशेंट को घर भेजा है, छुट्टी की है। दूसरा, कुछ इमरजेंसी स्थिति में पिछले दिनों जैसे एओर्टिक महाधमनी फट जाती है, एओर्टिक डायसेक्शन एक बीमारी होती है, लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगता, जब तक पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है। मरीज़ हमारे पास पहुंचता है ऐसी स्थिति में कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहते, शरीर के अंग फेल हो चुके होते हैं, उस स्थिति में ऑपरेशन के लिए नहीं लिया जा सकता। ऐसे बहुत ही कम मरीज़ होते हैं जो हॉस्पिटल में ठीक समय पर पहुँच पाते हैं। पिछले दिनों एक 46 साल की महिला थी जो ठीक समय पे भगवान की कृपा से हमारे पास पहुंची और हमने रात को ही उसका ऑपरेशन किया। पूरा महाधमनी फटी हुई थी, जिसको एओर्टिक डायसेक्शन बोलते हैं। रात के समय वो सारा ऑपरेशन हमने किया पूरी टीम ने, और उस महिला को हम ठीक करके घर भेज पाए। नहीं तो ऐसे मरीज़ बीच रास्ते ही कहीं अगर दूर जाना पड़ जाए 400-500 किलोमीटर, बीच रास्ते में ही ऐसे मरीज़ रास्ते को झेल नहीं पाते और बीच रास्ते में ही वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो घर के नज़दीक सुविधाओं का होना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वरदान भी है। आप हम में से किसी को भी अपने स्वजन को, किसी घर परिवार के लोगों को कहीं दूर जाके इलाज कराना पड़े 400-500 किलोमीटर, तो बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ रहना, ले जाना, बाद में फॉलोअप की प्रक्रिया। आपके डोर स्टेप पे घर के नज़दीक अगर ऐसी सुविधाएं हैं तो ये काफ़ी नज़दीक अच्छा भी रहता है, समय पे मदद भी मिल सकती है। इमरजेंसी स्थिति में
आपको समय रहते मदद मिल सकती है और इसमें खर्चा भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि बार बार बाहर आना जाना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस चीज़ को मेडिकल जो स्पेशलिटी है उसके लिए भी काफ़ी किफ़ायती माना गया है कि जितना आपके घर के नज़दीक आप इलाज ले पाओ उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो हमारी टीम ने जिंदल हॉस्पिटल के पूरे प्रशासन के साथ मिलके पिछले 3 साल में इस चीज़ पे काम किया है और हृदय सर्जरी, हार्ट सर्जरी की हर पहलू को, हर ऊंचाइयों को हमने छूने का प्रयास किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो नई तकनीक होगी, जो नई डेवलपमेंट होगी, हम हिसार में उसको लेके आएंगे। इस चीज़ के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। भविष्य में हमारी टीम का और हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्वक और पारदर्शिता के साथ इलाज मिले, जिसका हमने पूरे पिछले 3 साल में प्रयास किया है और करीब 1000 लोगों का हम इस तरीके से इलाज कर पाए हैं, उनको ठीक घर भेज पाए हैं पारदर्शिता के साथ और किफ़ायती दरों पे और अच्छे इलाज के साथ, जो देश और दुनिया में कहीं भी उपलब्ध है वो आज हमारे शहर में आपके घर के नज़दीक उपलब्ध है। भविष्य में हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हिसार जैसे शहर में, आज हो सकता है संभव ना हो, लेकिन होने वाले 10 साल में, 5 साल में हो सकता है सुविधाएं बदलें, समय बदलें। तो हमारा सपना है और उद्देश्य है कि हम दिल प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, फेफड़े का प्रत्यारोपण की सुविधाएं भी हम यहाँ विकसित करें इस शहर में, जिससे लोगों को अपने घर के नज़दीक अच्छा इलाज मिल पाए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो लाइफस्टाइल है जी, इसको जो अधेड़ लोग हैं वो कितना रिवर्ट कर सकते हैं अपनी बीमारी को बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, और उस लाइफस्टाइल में क्या कुछ होना चाहिए? सर, लाइफस्टाइल की बात जहाँ तक हम करें तो अधेड़, जैसा किया कि एज्ड, आपने बोला कि एज्ड होने के बाद कैसे रिवर्ट करें, इससे ज़्यादा हमें जागरूक करने की ज़रूरत है एक यंग एज से, कि जो हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उस टाइम पे ही हम ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करें, उनका खान पान, उनका एक्सरसाइज, उनकी एक्टिविटी, ताकि हम बीमारियों से बच पाएँ। एक एज होने के बाद, बीमारियां होने के बाद 2 चीज़ें होती है कि एक तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा आप उस स्थिति में रह भी नहीं पाते कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एग्रेशन करके उसको कंट्रोल कर पाएँ। इससे बेहतर ये है कि चाहे आप किसी भी उम्र में हो, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आपको डेली नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने खाने पीने की चीज़ों का नियमित रूप से ध्यान नहीं रखेंगे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जैसे आजकल बाहर का खाना है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, इनका ट्रेंड बहुत हो गया, हमारे समाज में भी हो गया, पहले नहीं था, बच्चों में भी हो गया है। तो इस चीज़ से बचना है। अपने वज़न को नियंत्रित रखें। वज़न नियंत्रित हम कहते रहते हैं, अपना वेट कंट्रोल करो, वेट कंट्रोल करो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है और आपका भी नहीं है। जो टारगेट रेंज में अगर वज़न की हम बात करें, आप जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का भी नहीं है। सोसाइटी की तो आप बात दूर कीजिए। वज़न नियंत्रण करना एक बहुत ही अहम रोल है शरीर को स्वस्थ रखने में, क्योंकि वज़न कैसे नियंत्रित हो। मरीज़ आते हैं, लोग आते हैं, आप जैसे सज्जन पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हेल्दी रहें। वज़न नियंत्रित नहीं हो रहा जी। हर रोज़ मैं तो जी 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ। बॉडी के अंदर 2 मैकेनिज्म है, जितना हम खाएंगे और जितना हम पचाएंगे। अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है, इसका मतलब हम एक्सेस में डाइट ले रहे हैं जो हमें ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमें दोनों पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, डाइट के पहलू पे भी और एक्सरसाइज के पहलू पे भी। व्यायाम ज़रूरी है, व्यायाम की भी एक समय सीमा है। ऐसा तो नहीं आप सारा दिन व्यायाम करते रहेंगे, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, इतना ही तो दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। जीवन की व्यवस्थाएँ हैं, नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो व्यायाम का बताया गया है मेडिकल फील्ड में कि आप 30 से 40 मिनट अगर रेगुलर वॉक कर लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने खान पीन का ध्यान ना रखें। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीज़ों को में अगर हम डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फैटी फूड ज़्यादा खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो वज़न बढ़ेगा। वज़न नियंत्रित करना और डेली 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज हमारे लिए सफिशिएंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन वो टारगेट आपको और हमें अचीव करना पड़ेगा। सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि जी मैं 15 मिनट, 20 मिनट मैं तो डेली जाता हूँ जी, मेरा वज़न कंट्रोल नहीं होता। चीनी एक सबसे ख़राब चीज़ है। मीठा, चीनी, शुगर किसी भी तरीके से जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल में पेनिट्रेट कर गया, एंटर कर गया है,
चाय कॉफ़ी, हर जगह चीनी, दूध, हर जगह हमें चीनी की आदत पड़ गई। अगर आप चीनी की मात्रा को कंट्रोल कर लेंगे तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15% अपना वज़न नियंत्रित कर सकते हैं सिर्फ चीनी छोड़ने से। और ये तो सिर्फ आदत है हमारी कि जी चीनी आप थोड़े दिन फीकी चाय पीजिए, फीका दूध पीजिए, आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। कुछ लोगों को बहुत मीठा खाने की आदत होती है। तो चीनी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है शरीर के लिए। आप स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसको बहुत अधिक मात्रा में लें। नियमित व्यायाम ज़रूरी है, हर उम्र के आदमी के लिए ज़रूरी है। नियमित नींद ज़रूरी है, डेली 7 से 8 घंटे सबको सोना चाहिए। शरीर की रिकवरी होती है सोते समय पे। उचित मात्रा में पानी लें सब लोग, तभी जाके बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के दिन जो हार्ट की बीमारियां हैं वो एक महामारी बन चुकी हैं, महामारी का रूप ले चुके हैं। आप कोविड महामारी में सबने झेला है, सब लोगों ने उसको, सबके हुआ, सब लोगों ने वजन भी खोए, बहुत मुसीबत भरा समय था। लेकिन दिल की बीमारियां उससे भी बड़े स्तर पे हैं। वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वो उससे भी बड़े स्तर पे हैं। जिस तरीके से हमारे पास जो पहले उम्र होती थी दिल की ब्लॉकेज की, हार्ट अटैक की, बाईपास सर्जरी की, लोगों का अमूमन 55-60 साल की उम्र में होता था। आज 32 साल, 35 साल, 38 साल, कई कुछ केसेस में तो 26-27 साल के लड़कों के भी हमने बाईपास ऑपरेशन किए। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल, जीवन शैली, खान पीन, एक्सरसाइज ना करना, पूरी तरह से नींद ना लेना, स्ट्रेस फ्री ना रहना, ये सब इसकी देन है। डॉक्टर साहब घी के बारे में और बता दो, रिफाइंड ऑयल और घी, देखिए, बड़ा मिसनोमर है। कोई ये 2 चम्मच ले लो, कोई कहता है देसी ले लो, कोई कहता है गाय का ले लो। घी की जहाँ तक हम बात करते हैं, घी को हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ना है। एक निश्चित मात्रा में जितनी शरीर को ज़रूरत है, 5 से 10 ग्राम 2 चम्मच दिन में, दिन भर के लिए काफ़ी है। रिफाइंड ऑयल की जगह जो पहले कोल्ड प्रेस ऑयल, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कोल्ड प्रेस ऑयल में जो ऑक्सीडेंट हैं वो डेवलप नहीं होते। रिफाइंड ऑयल में रिफाइनिंग की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक मात्रा में उसमें बनते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो एओर्टिक सर्जरी की बात आपने की, तो ये किस वजह से महाधमनी फटती, किस वजह से? महाधमनी फटने के बहुत जी सिम्टम्स क्या बता रहे? महाधमनी फटने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे किसी पे में, इंसान में अगर ब्लड प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में रहता है, पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उन लोगों में महाधमनी फट जाती है। कुछ हमारे बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो ये टिश्यू बोलते हैं, वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें वो कमज़ोर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू वो एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, वो उस समय उसके कारण भी फट जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों में जो महाधमनी का साइज़ धीरे धीरे बढ़ जाए, एक स्टेज में आने के बाद वो फट जाती है। दिल के लोगों में इस बीमारी की कितनी परसेंटेज होती है? मतलब जो दिल के टोटल मरीज, दिल के एओर्टिक एओर्टिक डाइसेक्शन फटने की जो परसेंटेज है, करीब 3 से 4% ही पाया जाता है। दिल की बीमारियों को अगर हम टोटल माने तो 3 से 4% ही माना जाता है। काफ़ी रेयर बीमारी है, लेकिन जानलेवा है। अगर समय पे इलाज मिल जाए तो हम करीब 60-70% लोगों को बचा सकते हैं। सिम्टम इसमें हमें अचानक से छाती में, सीने में दर्द होना, और एक टिपिकल दर्द होता है जिसमें कोई भी इंसान ये बताएगा कि जैसे कि कुछ चीर दिया हो। दर्द पीछे की तरफ जाता है, कमर की तरफ, क्योंकि जो हमारी महाधमनी है वो शरीर में आगे से पीछे की तरफ चली जाती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ में महाधमनी चलती है। जब वो फटती है तो दर्द आगे सीने से होता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। तो जो इस बीमारी का मरीज़ है वो हमें बताएगा जी ऐसा दर्द मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, और एकदम चीरने जैसा उसको फीलिंग आती है कि जैसे शरीर में किसी ने कुछ चीर दिया हो। ये दोनों अपनी स्कैपुला के बीच में पेन जाता है, छाती में दर्द शुरू होता है और जो कि पीछे की तरफ जाता है रीढ़ की हड्डी के पास, दोनों स्कैपुला के बीच में। टिपिकल पेशेंट है ये बताता है। बट ये इतना रेयर होता है कि अगर जैसे जनरल प्रैक्टिस के पास मरीज चला जाता है तो हमारे तक, स्पेशलिस्ट तक आने तक ही बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि इसमें समय ही नहीं मिलता है। जो पेशेंट हमने अभी किया, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रात को हमने किया, वो हमारे पास 7:30 को शाम में जिंदल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। वो डॉक्टर खुराना हमारे फिजिशियन हैं, उन्होंने जब उनको डाउट लगा वो खुद पेशेंट के स्ट्रेचर के साथ हमारे आईसीयू में आए। हम उस टाइम ही ऑपरेशन करके निकले थे। तुरंत ही उन्होंने कि मुझे ये शक बढ़ रहा है, हमने उसी टाइम ही सीटी स्कैन करवाया, उसका शक यकीन में बदला गया। 9 बजे तो हमने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया था। तो ये काफ़ी हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन चाहिए कि इस बीमारी को पकड़ने के लिए टाइमली सब कुछ हो पाता है, तभी हम मरीज को बचा पाते हैं इसमें। नहीं तो एक बार वो फटती है तो सारे ऑर्गन, जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ऑर्गन फेल होने लग जाते हैं, तब करने का कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते उसमें। ऑपरेशन करने के बाद भी नुकसान हो चुका होता है। परिवार के स्तर पे
और इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्तर पे अगर जागरूकता हो तो इस चीज़ को जल्दी पहचाना जा सकता है। कई बार पेशेंट घर पे होता है कि जी पेन हुआ, कोई पेन किलर ले ली, 4-5 घंटे जो हमारे गोल्डन आवर्स होते हैं जिसमें अगर पेशेंट हमारे पास पहुंच जाए और हम कुछ एक्शन लेके काम कर पाएँ, वो कई बार निकल जाते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि लापरवाही नहीं कही जा सकती है। एक आम धारणा है कि पेन हुआ, मेडिसिन ले ली, फिर वेट किया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, जब जाके हम घर से निकलते हैं। इसलिए ऐसे अगर कोई लक्षण शरीर में कभी किसी को भी लगे कि जी आज ऐसा दर्द नहीं है, ये कुछ अलग प्रकार का दर्द है, तो तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से सलाह इस बारे में ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, देखा जाता है यंगस्टर्स में एंजाइना पेन होता है जी, और लास्ट मोमेंट पे एकदम सर्जरी हो जाती है। मोस्ट ऑफ दी पर्सन यूजिंग दी सोर्बिट्रेट, तो आप इसको कितना ठीक मानते हैं? देखिए सोर्बिट्रेट तो एक मेडिसिन है। सोर्बिट्रेट काम क्या करती है शरीर में कि जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो दिल की नाड़ियां हैं, जो दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं, सोर्बिट्रेट उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का इम्प्रूव हो जाता है। सोर्बिट्रेट मेडिसिन सिर्फ ये काम करती है। यंगस्टर्स में एंजाइना पेन है तो क्योंकि जो चेस्ट पेन है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, उसका शरीर में काफ़ी ओवरलैप रहता है। जैसे हार्ट की नसें बंद होने के कारण भी हो सकता है, एसिडिटी का जो पेन होता है कई बार वो भी उस चीज़ को ओवरलैप करता है। इसलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये एंजाइना है या आम लक्षण है या कोई मांसपेशियों का दर्द है या एसिडिटी का दर्द है। उसको पहचानने के लिए हमें जो टेस्ट हैं या डॉक्टर की सलाह है वो लेना ज़रूरी है। और बाईपास सर्जरी का ऐसा है कि एंजाइना हुआ, बाईपास सर्जरी, ये एक मिथ कहेंगे इसको कि ज़रूरी नहीं है कि बाईपास सर्जरी हो। उसमें तो पहले स्टेजेज होती है कि जैसे किस मरीज़ में इलाज मेडिसिन से होगा या किस में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस मरीज़ में स्टेंटिंग होगी, किस में बाईपास सर्जरी होगी, ये सब हमें एंजियोग्राफी के बाद मालूम पड़ता है, जो डिपेंड करता है कि नसों की कंडीशन कैसी है, ब्लॉकेज कितनी है। अमूमन अगर हम मोटी भाषा में कहें, जो कम ब्लॉकेज होती हैं या कोई इमरजेंसी स्थिति है तो उस स्थिति में स्टेंटिंग से काम चल जाता है। जिन लोगों में नसें 2 या 3 से ज़्यादा नसें बंद हो या मेन नस बंद हो, है ना, या नसों में चूना आ गया हो या जगह जगह नसें कई जगह पे बंद हो, उन मरीजों में बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है और उसके ही रिजल्ट ज़्यादा सुपेरियर हैं। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीजों में अगर 2 या उससे ज़्यादा नसें बंद हो या हार्ट का फंक्शन कम हो गया हो, तो इंटरनेशनल जो गाइडलाइन है, विश्व स्तरीय जो गाइडलाइंस पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी बनाती है, तो इन मरीजों में बाईपास सर्जरी ज़्यादा लाभदायक रहती है। सिर्फ ऑपरेशन से ना डरें कि जी ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज की जो तकनीक और आज की एक्सपर्टीज़ के अनुसार करीब 95 to 98% चीज़ें बिल्कुल सेफ़ हैं। 2 to 3% के देखो कोई भी प्रोसीजर करते हैं, इवन स्टेंटिंग करें, बाईपास करें या कोई और भी छोटा शरीर पे ऑपरेशन हो, एनेस्थीसिया के, इन्फेक्शन के, अलग अलग प्रकार के रिस्क वो किसी भी इलाज में रहते हैं। उसी प्रकार से बाईपास ऑपरेशन में भी इतना ही रिस्क है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है, समय पे इलाज लेने की ज़रूरत है। देखिए अगर ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को नहीं मिलेगा, नसें बंद हैं और हम डर जाएँ कि जी नहीं मेरा तो ऑपरेशन होगा, मैं तो नहीं करवाऊँ जी, उस कंडीशन में क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी, या तो हमें कभी मेजर अटैक पड़ जाएगा जो जानलेवा भी हो सकता है, या दूसरा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को ना मिलने के कारण उसकी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाएंगी, धीरे धीरे उसका फंक्शन कम होने चला जाता है। जब ये फंक्शन एक निश्चित लेवल से कम हो जाता है, मान लो 30% 25% से नीचे आ जाए या वाल में लीक हो जाए, तब चीज़ हमारे हाथ से भी निकल जाती है। उस स्थिति में हम भी इलाज नहीं कर पाते, और अगर करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है। पेशेंट के इलाज के दौरान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों को समय रहते अगर वो इलाज लें, सलाह से लें, तो वो ज़्यादा लाभदायक है।